मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की जो परंपरा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि जो प्राचीन साहित्य है हमारा, उस साहित्य का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। वह कालक्रम के अनुसार होता है कि कौन से काल में या कौन से समय में कौन सी रचनाएं लिखी गईं और उस काल विशेष में ही वह रचनाएं लिखी गईं जिनका प्रभाव उस साहित्य पर होता है। तो इससे एक तो साहित्य की प्रवृत्तियों का हमें ज्ञान होता है, दूसरा उस समय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कौन कौन सी स्थितियां रही हैं, इनका अध्ययन भी या इनकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के एक लेखन की परंपरा रही है। निश्चित रूप से यह परंपरा 19वीं सदी से प्रारंभ होती है। उससे पहले जो लिखे गए थे इतिहास 19वीं सदी से, वो ग्रंथों के संग्रह मात्र या इस प्रकार के थे। 19वीं सदी से पूर्व 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कालिदास, हजारा आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें उस समय के भक्तों की, कवियों की, लेखकों की सूची प्राप्त होती है, उनमें कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। लेकिन आधुनिक स्थिति में जब हम देखते हैं, जो अंग्रेज़ों के साथ में एक इतिहास लेखन की परंपरा लेकर के आई थी, तो वह 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन किया उसमें गारसा दा तासी का नाम लिया जाता है। इन्होंने इत्स्वार द ला लिटरेत्युत्तर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जो फ्रेंच भाषा में है। इन्होंने जो लेखक हैं उनको अकारादि क्रम से लेकर के और उनके बारे में जानकारी दी है, उनका वर्णन किया है। तो गारसा दा तासी ने इतिहासकार के रूप में शुरुआत की, इसलिए इनका बहुत महत्व है। और उन्होंने जो सूचनाएं दी रचनाकारों के बारे में, प्राचीन रचनाकारों के बारे में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दूसरा जो नाम है वह शिव सिंह सेंगर हैं, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा है। और शिव सिंह सरोज की रचना में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं के नमूने हैं। तो यह भी काफ़ी संकलित और अच्छा ग्रंथ माना जाता है। लेकिन जो इतिहास लेखन की स्थिति होती है, जिन सिद्धांतों को लेकर के इतिहास लिखा जाता है, उस तरह की स्थिति इसमें नहीं पाई जाती है। इससे अगला जो प्रयास है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, वह जॉर्ज ए ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम इतिहास नहीं है, लेकिन जो इतिहास में संभावनाएं होती हैं, इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह का इतिहास यह पाया जाता है। इसमें धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में और चारण काव्य के रूप में इन्होंने संपादित किया है या लिखा है। अर्थात प्रवृत्तियों के आधार पर कालक्रम भी इन्होंने अपने इतिहास में या इस ग्रंथ में लिया है। अगला जो ग्रंथ लिखा है वह मिश्र बंधुओं ने लिखा है, और उस ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो यह 4 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी पूरा प्रयास यह किया है कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो सके।
सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है और दूसरी ओर 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इनके काल विभाजन पर जो विचार है वह हम इतिहास के काल विभाजन के अंतर्गत करेंगे। अगला जो इतिहास लेखन का प्रयास या जिसे हम वास्तव में हिंदी साहित्य का इतिहास मान सकते हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह सर्वोच्च श्रेणी में माना जाता है इतिहासों की में, और इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसे प्रकाशित कराया था और यह शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। फिर इसको परिवर्तित करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छापा गया नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। इसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उनका नामकरण, उनकी प्रवृत्तियों का विवेचन बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया गया है और आलोचनात्मक पद्धति के द्वारा प्रत्येक कवि की और ग्रंथ की रचनाओं का इसमें विश्लेषण किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो आधारभूत या बीज ग्रंथ माना जाता है वह है आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ही माना जाता है। इसके बाद में जो भी इतिहास लिखे गए हैं उसके मूल में आचार्य शुक्ल के इतिहास को रखा जाता है। उसी के आधार पर काल विभाजन, उसी के आधार पर विश्लेषण और विवेचन की शैली को अपनाया गया है। तो यह हिंदी साहित्य के इतिहास का मूल ग्रंथ माना जाता है। आचार्य शुक्ल के बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने जो परंपरा रही है इतिहास लेखन की, उस परंपरा को लेकर के लिखा है। जिन कवियों को कम महत्व दिया था आचार्य शुक्ल ने विवेचन में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन कवियों के लिए अधिक महत्व देने की कोशिश की है और उनका जो इतिहास लेखन है वह मानवतावादी और मनोविश्लेषणवादी परंपरा को लेकर के चलता है। इसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था और उस आलोचनात्मक इतिहास में भी उन्होंने उन प्रवृत्तियों को, काल विभाजन को एक नई दिशा दी है। अर्थात जो आचार्य शुक्ल का काल विभाजन है उसमें थोड़ा प्रवृत्तियों के आधार पर, समय के आधार पर, उनकी कृतियों के निर्धारण के आधार पर परिवर्तन के साथ में यह आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। तो इस प्रकार से रामकुमार वर्मा के बाद में एक बृहत इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नाम से, जो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा छापा गया है और विभिन्न खंडों को, इसके 18 खंड माने जाते हैं, जो 18 खंडों में लिखा गया है और प्रत्येक खंड के लिए एक संपादक मंडल है, प्रमुख संपादक हैं और यह एक बहुत ही बृहत प्रयास रहा है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का। इसमें अधिक से अधिक कवियों को प्रवृत्तियों के आधार पर और काल विभाजन के आधार पर उनका क्या प्रभाव है, विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक शैली में इसको बृहद बनाने की, उपयोगी बनाने की कोशिश की गई है। तो यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का एक बहुत ही बड़ा प्रयास माना जाता है। इसके बाद में गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से 2 खंडों में इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का। और इस वैज्ञानिक साहित्य की जो विशेषता, यह 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या और उसकी विकास प्रक्रिया और सामान्य तत्व जो होते हैं इतिहास लेखन के, जैसे सर्जनात्मक व्यक्तित्व, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन, इन तत्वों को लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास की ग्रंथों की आलोचना की गई है, उनको लिखा गया है।
दूसरा, काल विभाजन के बारे में भी इन्होंने अपना मत निर्धारित किया है। जो तिथियां हैं काल विभाजन की, उनमें भी थोड़ा परिवर्तन गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। इसके अलावा इस इतिहास में 3 कालों को वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल की संज्ञा देना भ्रामक माना है, क्योंकि इन कालों में भक्ति भावना, वीरता और श्रृंगार की प्रवृत्ति का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार इन्होंने नामकरण में भी और संशोधन किया है। तो इस प्रकार ये ग्रंथ इतिहास लेखन के लिखे गए हैं। इसके बाद में भी काफ़ी लोगों ने आधुनिक काल तक इतिहास लेखन का कार्य किया है और अभी भी चल रहा है, जिनमें जैसे जय किशन प्रसाद खंडेलवाल का हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से इतिहास ग्रंथ छपा है। शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्य युग प्रवृत्तियों के नाम से इतिहास की लेखन की स्थिति स्पष्ट की गई है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इतिहास लेखन पर कई ग्रंथ लिखे हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी हिंदी काव्य और संवेदना का इतिहास के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो उत्तर इतिहास के ग्रंथों को जो समस्याएं आ रही हैं उनके विवेचन और विश्लेषण को अधिक सुलभ बनाने के लिए, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का आधुनिक काल तक का विश्लेषण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए अनेक इतिहास ग्रंथों को अभी भी लिखा जा रहा है और उनसे उचित और सही जानकारियां मिलती हैं, जो क्रमशः अपने से पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों में अनुपलब्ध होती हैं। तो उनकी अनुपलब्ध स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए वर्तमान में भी अनेक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ उनकी प्रवृत्तियों को लेकर के लिखे जा रहे हैं, जिससे साहित्य के अध्ययन की दिशा की ओर नए रूप में हम अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा हमारे यहाँ पर रही है और उसके आधार पर हिंदी साहित्य का अध्ययन बहुत ही स्पष्ट और विवेचनात्मक मनोवैज्ञानिक स्थिति में किया जाता है और हमें अपने प्राचीनों की जो स्थिति है, प्रवृत्तियां हैं, उनका सम्यक बोध प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन किया। धन्यवाद।